हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपना चैप्टर 11 कवर अप कर रहे थे, वर्क एंड एनर्जी। हम मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन पेंडिंग है। उसको आज हमारे लेक्चर में हम उसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में बताया हुआ है कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इन द नॉर्मल सेंस विच वी यूज़, तो नॉर्मल सेंस में या हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में, लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, जिन मीनिंग से यूज़ करते हैं, वो मीनिंग साइंस में टर्म नहीं आता। मतलब साइंस के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होता है। साइंस की डेफिनेशन कुछ अलग है, हमने उसके बारे में बात की थी। सो एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने कितनी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद हमारा जो एनर्जी का पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया था कल, हम अपने उस एनर्जी के पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर भी हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या देखा था? वर्क। वर्क मतलब जब कोई काम कर रहा है, काम करने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क। हम उसको अपनी लेमन टर्म्स में बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे जब अपनी एनर्जी लगा रहे हैं
ठीक है, हम अपना दम लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो काम है। ये हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन खड़ा और उसने अपने सिर पे बहुत सारा सामान रख लिया और वो उस सामान को लेके खड़ा हुआ है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, वो थक जाएगा। वो थक जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी यूज हो रही है, क्योंकि उसने भारी सामान अपने सिर पे उठाया हुआ है। अब हमारे लिए क्या है कि वो यार कितनी मेहनत कर रहा है, कितना सारा सामान उठाया हुआ है, थक गया है, उसने मेहनत की है, वो उसने काम किया है, बट इन साइंटिफिक टर्म्स दैट इज नॉट वर्क। क्योंकि साइंस क्या कहती है कि अगर हम किसी चीज को वर्क बोल रहे हैं तो हम तब बोलेंगे जब वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होने से काम नहीं चलेगा, दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और वो 2 कंडीशन क्या है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए, फोर्स लगाया जाना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरी क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन से वो हिल जाए। ठीक है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। तो ये जो 2 कंडीशंस होंगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, वर्क। ये है साइंटिफिक डेफिनेशन जो साइंस ने प्रोवाइड की है, राइट। उसके बाद हमने कांस्टेंट वर्क की बात की कि भाई वर्क जो है, जो हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ों की, कि फोर्स लगता है और फोर्स लगने के साथ साथ क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। दैट इज वाई वी से इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है कि अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो दोनों सेम पोजीशन में लग रही है, कि अगर लेफ्ट साइड पे ही फोर्स लगाया जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही हो रही है, तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और अगर वाइस वर्सा है कि जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है, तो उन दोनों की क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक है, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, और अगर ऑपोजिट होगी उनकी डायरेक्शन तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, नैनोमीटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, या फिर जूल, 1 जूल। ठीक है, फिर हमने एनर्जी की बात की थी कि एनर्जी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है। क्या कहा मैंने, हम जो भी काम करते हैं उसमें एनर्जी लगती है, मतलब कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और कितनी एनर्जी की ज़रूरत है या एक ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने कितना काम किया है। मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो मेरे अंदर एनर्जी कैसे पता चलेगी कि कितनी है, कि मैं कितना काम कर पा रही हूँ, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क आई कैन डू एंड आई एम एबल टू डू, दैट विल बी एबल, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर मेजरिंग। मतलब उससे हम मेजर कर सकते हैं कि एनर्जी कितनी है उस पर्सन के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। सो क्या होगा, अब हम उसको वर्क से कोरिलेट करें कि अगर एक काम कर पा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी भी 1 यूनिट की ही है। वो 100 काम कर पा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी भी 100 यूनिट की है। तो हमने बेसिकली क्या किया, उसको वर्क के इक्विवेलेंट रख दिया। तो जब हम उसको एनर्जी को वर्क के इक्विवेलेंट रख रहे हैं तो ऐसा यूनिट भी क्या होगी, वर्क और एनर्जी की सेम होगी, दैट इज जूल, नैनोमीटर जूल। ठीक है, फिर हमने बात की थी ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन की कैसे कि एक लेवल पे, एक हाइट पे क्या होता है, फोर्स, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का किस तरीके से फर्क पड़ता है कि अगर हम एक हाइट से, जैसे अगर मैं एक बॉल डाल रही हूँ, बॉल फेंक रही हूँ मतलब, तो वो बॉल क्या होती है, अब उस बॉल को मैंने जितनी एनर्जी दी है, बॉल को एनर्जी कहाँ से मिली है, मेरे हाथ से मिली है। मतलब मैंने उस बॉल को अपने हाथ में पकड़ा, फिर मैंने अपनी एनर्जी लगाई उस बॉल के ऊपर, मेरी एनर्जी लूज हुई और उस बॉल के अंदर एनर्जी क्या हुई, गेन हुई, एनर्जी बढ़ गई उस बॉल में। तो वो जितनी भी एनर्जी बढ़ी है बॉल के अंदर, वो एनर्जी, वो जो बॉल टप्पे खा खा के बॉल मूव करती है ना, फिर स्लोली 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 करके वो रुक जाती है। तो वो रुकती कब है, जब उसकी एनर्जी जो है वो कम खत्म हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी मैंने उसके ऊपर लगाई है उतनी ही एनर्जी उस बॉल में आई है, और उतनी ही एनर्जी जब तक वो एनर्जी चलेगी तब तक वो बॉल मूव करेगी। दैट इज, तो अब क्या हो रहा है, ग्रेविटी के केस में क्या चीज़ हो जाती है कि हम एनर्जी कौन सी लगाते हैं भाई, जितनी हाइट से हम कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि ऊपर से जितनी हाइट से मैं फोर्स लगाऊंगी ना ऊपर से, तभी तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी उस पर डालूंगी, मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगी। तो मैं फोर्स ऊपर से एक्सर्ट कर रही हूँ, लेकिन नीचे से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, तो ऑपोजिट फोर्स ऊपर से मैं डाल रही हूँ, उसकी वजह से क्या होती है, वो बॉल क्या होगी, मैं जितनी ऊंचाई से फेंकूंगी वो बॉल उतनी ही ऊंची आएगी, कि बॉल नीचे टप्पा खा के ऊपर आएगी, फिर वो नीचे टप्पा खाएगी, फिर वो ऊपर आएगी। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये एनर्जी जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, क्योंकि हमें डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, और ऊपर कौन सा फोर्स है कि जो पर्सन है या वो जो हाइट, जिस हाइट से गिरा है, तो ऊपर से वो फोर्स लगता है। हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात की थी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कोई भी काम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होना चाहिए, मतलब कि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी हम उसको कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन में मतलब जब वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, मतलब वो जितनी ज़्यादा स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, उतनी ही ज़्यादा हम क्या कहेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उतनी ज़्यादा स्पीड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एक कार है, कार की अगर स्पीड ज़्यादा है तो उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ही एनर्जी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वही जो भी मैंने बताया कि जैसे बॉल है, बॉल मेरे हाथ में है, मैंने उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने अपनी एनर्जी लगाई, मेरी एनर्जी लूज़ हुई है, और मेरी एनर्जी लूज़ होके किसके पास गई है, उस बॉल के पास गई है, उस बॉल के पास एनर्जी गई है। ठीक है, उस बॉल ने उस एनर्जी को अपने पास स्टोर किया, और धीरे धीरे उसने उसको यूज़ किया, तो धीरे धीरे अब क्या होगी, जैसे जैसे एनर्जी लो होती जाएगी वो बॉल क्या होती जाएगी, स्लो 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 होती जाएगी, और जब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो वो बॉल रुक जाएगी। तो वो एनर्जी क्या हुई, अब मेरे अंदर मेरी एनर्जी से मेरी एनर्जी लूज़ होकर उस बॉल के ऊपर एनर्जी गई, तो उस बॉल ने क्या किया, उस एनर्जी को अपने पास स्टोर किया। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाती है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको स्टोर कर लेता है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, वो चाबी भरने वाला होता है, चाबी घुमाते, चाबी भरते हैं हम उसमें, पहले चाबी भरने के बाद फिर हम उस टॉय को छोड़ देते हैं, तो वो टॉय मूव करता रहता है। अब उसमें जितनी ज़्यादा चाबी भरी है ना उतनी ही देर वो टॉय मूव करता है, चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो रुक जाता है, उसको दोबारा चाबी भरनी पड़ती है। क्या है वो कि वो चाबी भरने से क्या कर रहे हैं, हम उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। एनर्जी स्टोर कर दी हमने, तो वो जितनी एनर्जी स्टोर की है, जितनी ज़्यादा चाबी भरेंगे उतना चलेगा, जितनी एनर्जी स्टोर की है उतना ही एनर्जी है, वो धीरे धीरे उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए वो टॉय मूव करेगा, और जैसी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वो टॉय क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, रुक जाएगा वापस से, हमें उसमें फिर वापस से चाबी भरनी पड़ेगी, वापस एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर हमने बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, mgh। mgh क्यों, क्योंकि हम उसको क्या ले रहे हैं, जैसे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को हम किससे डिनोट करिए, mg से, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेट कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो उसके फोर्स कितना होगा वो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए क्योंकि उसके वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, तो mgh हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था। अब हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जो है, जो हमारी ताकत है, हमें उसको बचाना कैसे है, मतलब बचा के किस तरीके से रख सकते हैं, उसका लॉ। द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है, जो हमने अभी एनर्जी की फॉर्म्स की बात की, अभी हमने दो एनर्जी की फॉर्म्स की बात की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ये की जा सकती है। What happens to the total energy of a system during or after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. मतलब कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जा रही है, एक एनर्जी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डाली जा रही है, तो वो क्या होती है, वो सेम रहती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर मैंने एक पॉलीथीन में मेरे पास 1 किलो चावल है, अब मैंने उस पॉलीथीन में से बदल के वो 1 किलो चावल मैंने दूसरी पॉलीथीन में डाल दिए, तो अब क्योंकि मैंने वो सारे के सारे चावल एज इट इज़ दूसरी पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर दिए ना, तो उसके वो रहेंगे तो 1 किलो ही, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी। सिमिलर वे में क्या बोला गया है कि अगर जो एनर्जी की फॉर्म है पोटेंशियल से काइनेटिक कर दी जाए या काइनेटिक से पोटेंशियल कर दी जाए, तो जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जा रही है वो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो दूसरे ऑब्जेक्ट में गई है या दूसरे फॉर्म में जब वो ट्रांसफ़र हुई है तो वो उतनी की उतनी ही होगी। कि अगर मैं कहूँ 10 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म की गई है, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई 10 जूल्स की, तो जब वो काइनेटिक एनर्जी में थी तब वो 10 जूल्स थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई तब भी वो 10 जूल्स ही होगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही लॉ है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो ऐसे के ऐसे जितनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे कैसे पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि जो हमें फूड चेन देखने को मिलती है, फूड चेन में जो हमारी पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारा क्या बताता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है जो कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, अपराइट डायरेक्शन में ही होता है। क्यों होता है कि अगर मैं बात करूँ ग्रेजिंग फूड चेन की, कि वो प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर अगर मैं कहूँ 100% एनर्जी है, अब उस प्लांट को एक डियर ने खा लिया, एक हिरन ने, उस हिरन के अंदर उस 100% की सिर्फ 10% एनर्जी आएगी, मतलब उस हिरन के अंदर क्या आएगी, सिर्फ 10%। अब उस हिरन को फिर क्या किया, एक दूसरे कार्निवोर ने खा लिया, तो अब उस कार्निवोर के अंदर 1% एनर्जी जाएगी। तो अब ये क्या हो रहा है, एनर्जी जैसे जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, फूड ले रहा है अपना, एनर्जी उसके अंदर कम आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो एनर्जी कंजर्व होती है, संरक्षित रहती है, वो एनर्जी को बचा के रखते हैं कि एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो जितनी है एज इट इज़ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created or destroyed. इसको सिर्फ चेंज किया जा रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो दूसरी फॉर्म में चेंज करने में बढ़ जाएगी वो, या फिर ना तो वो बढ़ेगी और ना ही वो कम होगी। The total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of transformations. तो ये जो लॉ है कंजर्वेशन का, ये हर सिचुएशन के लिए और हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, कंसिडर ए सिंपल एग्जाम्पल। Let an object of mass m be made to fall freely from a height h. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसको फ्रीली हमने क्या कर दिया, ऊपर से छोड़ दिया एक हाइट से, जिस हाइट को हमने मान लिया वो h है। At the start the potential energy is very high. the potential energy is mgh. हमने निकाला है अभी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि जब वो एक हाइट पे है
ठीक है। तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की हमने क्या बात की कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। तो जब वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, जब तक वो गिरना शुरू नहीं हो जाता है, मतलब बिल्कुल जब स्टार्टिंग पॉइंट पे है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। जैसे ही वो मोशन में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, जैसे जैसे उसकी स्पीड आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कितनी है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो उस पर हम फोर्स लगाएंगे उसको नीचे फेंकने के लिए। वाई इज़ द काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो? इट इज़ ज़ीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, क्योंकि अभी उसको वो भी हाइट पे है लेकिन अभी मोशन में नहीं है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो है, इसीलिए हम उस एनर्जी को भी क्या कह रहे हैं, ज़ीरो। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब टोटल एनर्जी क्या हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी हमारी कौन सी बची, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या ली है, क्या है हमारी, mgh। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो गिरने के बाद क्या होगा, क्या होगा गिरने के बाद, वो मोशन में आ जाएगी। तो जब वो मोशन में आ जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड एनर्जी है। अब वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो तो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो जब हमने उसको गिरा दिया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, क्योंकि वो क्या करेगा, नीचे की और आएगा गिरता हुआ, तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be half mv square, ठीक है। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase, क्योंकि अब वो नीचे नीचे जैसे आता जाएगा तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो और जितना नीचे आएगा उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। When the object is about to reach the ground, अब जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे तक आने को हो जाएगा, ग्राउंड तक, तो उसकी हाइट क्या होती चली जाएगी, कम, तो हाइट ज़ीरो हो जाएगी, और उस टाइम पे वो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। देखा है कभी, अब अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो नीचे आके भी ज़ीरो होती होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका भी एक पॉइंट है। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपने बॉल ऊपर से घेरी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो नीचे आने के बाद बॉल रुक जानी चाहिए, कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो होगी तो वो बॉल बिल्कुल नीचे आते ही रुक जाएगी। लेकिन जब वो बॉल नीचे आती है वो एकदम बहुत स्पीड में आती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में, और आने के बाद वो बॉल एकदम रुकती नहीं है, वो बॉल काफ़ी मूव करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो एकदम उसको कम करने में टाइम लगता है। Therefore, the kinetic energy would be the largest and potential energy the least. अब हाइट पे क्या था, जब ऊंचाई पे काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसमें हाईएस्ट थी, काफ़ी थी, स्टोर्ड एनर्जी। वो जैसे जैसे धीरे आई उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, काइनेटिक बढ़ती गई, और जब वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आई तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे उसकी बहुत कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, कि अगर हम उनका टोटल करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। We find that during the free fall of an object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy, ठीक है। तो अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने रेट से पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी उतने ही रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो हर पॉइंट पे इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। यह था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करें रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब हम कितने पेस पे, कितनी दर से हम अपना काम करते हैं। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? एब्सोल्युटली नॉट।
हम सब एक ही तरीके से तो काम नहीं करते, कोई बहुत फास्ट करता है, कोई बहुत स्लो करता है, बहुत डिफरेंस होता है, कोई किसी पेस पे करता है, हर किसी की स्पीड, हर किसी का पेस अलग होता है। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफ़र एनर्जी एट द सेम रेट? जो मशीन्स हैं क्या वो सेम रेट पे ही हमेशा करती है? एक ही मशीन में आपको अलग अलग रेट्स देखने को मिल जाएंगे, कभी तो फास्ट कर रही है, कभी स्लो कर रही है। एजेंट्स दैट ट्रांसफ़र एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। तो ये जो भी एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ये अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम अलग अलग दर से करते हैं, अलग अलग रेट्स पे करते हैं। अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। मतलब एक अगर स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो क्या करेगा, वो काम बहुत जल्दी जल्दी करेगा, उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा। और कंपैरेटिवली अगर हम कोई दूसरे पर्सन की बात करें जिसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इनफ, तो वो उसका रेट क्या होगा, काम करने का कम होगा, वो इतने रेट से अच्छा से काम नहीं कर पाएगा जल्दी। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम दैन अ लेस पावरफुल व्हीकल। We talk of the parts of machines like motor bikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is the basis for their classification. कि किस बेस हम कहते हैं ना कि कौन सी तेज़ चलती है ज़्यादा, वो हम क्या करें, उनको क्लासीफाई करें उनकी स्पीड्स के बेसिस पे, उनकी स्पीड को देखते हुए कि कौन ज़्यादा फास्ट चलती है, तो वो ज़्यादा फास्ट चलेगी तो वो ज़्यादा हमें जल्दी पहुंचा पाएगी हमारी डेस्टिनेशन तक। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज़ हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन। ठीक है, तो पावर कैसे मेजर कर रहे हैं हम कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने तेज़ी से काम कर पा रहा है। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो पावर क्या है कि हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम कितना काम कर पा रहे हैं, कितनी दर से काम कर रहे हैं। तो पावर को इसलिए हम क्या कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। वॉट है ऐसा यूनिट पावर की, और ये वॉट क्यों है, जेम्स वॉट के ऑनर में ही, जेम्स वॉट जो हैं उनके ऑनर में ही इसको रखा गया है वॉट, हैविंग द सिंबल W। 1 watt इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो ये जो 1 watt है ये किसके इक्विवेलेंट काम करता है, 1 जूल पर सेकेंड के इक्विवेलेंट ये काम करता है। ठीक है, तो 1 watt क्या है, पावर। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम। ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ जो भी एजेंट हम किसको कह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसकी पावर जो वो बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है टाइम के साथ? जैसे अगर हम एक मशीनरी की ही बात करें, तो जो एक मशीनरी है, जब हम उस मशीन को नई लेकर आए हैं तो वो मशीन बहुत जल्दी जल्दी काम करती है, बहुत स्मूथली रन करती है, बहुत स्मूथली। या हम उसी में हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं। जब नया मोबाइल फ़ोन आता है ना, उस टाइम पे वो बहुत ऐसा स्मूथ काम कर रहा होता है, इतने फास्ट फंक्शंस कर रहा होता है, सब कुछ एक क्लिक पे सब कुछ इस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन अगर उसी फ़ोन की हम बात करें 1 या 1.5 साल बाद, 1-1.5 साल बाद वही फ़ोन उसी रेट से जब आप नया लेकर आए हैं, जिस तरीके से वो तब काम कर रहा होगा, जितने फास्टली, जितने स्मूथली, वो उस तरीके से 1-1.5 साल बाद काम नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फंक्शंस वीक हो जाते हैं या उनमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाता है, ऑब्सोलीट होने लग जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि उसकी जो पावर है इन एजेंट्स की वो क्या हो जाती है, कम होती हुई चली जाती है टाइम के साथ। ठीक है, दिस मीन्स दैट द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग तरीके का ये काम करेंगे, अलग अलग रेट पे काम करेंगे। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज़ यूजफुल। कि एवरेज पावर क्या है, क्योंकि अब ये चेंज होते रहते तो हम एक तो ले नहीं सकते, तो हम एक एस्टिमेट लगाने के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या होगी, अब पावर हमने क्या ली थी, वर्क अपॉन टाइम, तो एवरेज क्या होगी, टोटल वर्क या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल सा था ये रेट ऑफ डूइंग वर्क। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट हम क्या मानते हैं एनर्जी की, जिससे कि जैसे हम कहे ना कि
जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास रेट आता है ना कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी पे इतने रेट से लगेगा, आता है ना। वो क्या है, वो एक कमर्शियल वो यूनिट प्रोवाइड कर देते हैं कि इतना दर लगेगा, इतना रेट लगेगा, इतनी यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जितनी भी आपकी रीडिंग्स निकली हैं। तो अब एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? अब जो हम एनर्जी की यूनिट लेते हैं, ऐसा यूनिट जूल लेते हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जूल बहुत छोटी होती है। तो इसीलिए अब जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के बारे में बात करनी है, तो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर एनर्जी है, हमें अगर उसका रेट निकालना हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है। हमें उसमें निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और तब भी हमारे पास सही एस्टीमेट नहीं आएगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एक बड़ी यूनिट लेते हैं, ठीक है। जब लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एनर्जी होती है तो उसकी जब हमें रेट निकालना होता है तो हम बिग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, किलोवाट आर, ठीक है। तो हम कमर्शियल यूनिट के लिए किलोवाट आर यूज़ करते हैं। अब किलोवाट आर क्या है? लेट वी से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। मतलब एक मशीन हर एक सेकेंड में 1000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेती है। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कॉन्टीन्यूसली फॉर 1 आवर इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आर फॉर एनर्जी। मतलब 1 घंटे में, फिर अगर ये तो हमने 1 सेकेंड का बताया ना, 1 सेकेंड में 1000 जूल है। अगर अब आपको इसी टर्म्स में, जूल के टर्म्स में अगर आपको बताना हो, मान लो 1 आवर का, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हैं, 3600 सेकेंड्स मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 3600 सेकेंड्स को फिर आप 1000 जूल से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या कह दिया फिर इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए कि 1 घंटे में अगर मशीन 1 घंटा कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही है तो हम उसको क्या कह देंगे, 1 किलोवाट आवर कह देंगे, ताकि हमारे लिए जो एस्टीमेट लगाने में, कैलकुलेशन में हमारे लिए ईजी हो जाए। तो 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड और 1 किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब जो 1000 जूल्स पर सेकेंड में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम किसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, 1 किलोवाट आवर के। तो 1 किलोवाट आवर हमने क्या निकाला है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट काम करा है 1 घंटे में, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब जूल के 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट, और सेकेंड्स को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वही हमने निकाला, देखो 1000 जूल्स थे, ठीक है, तो 1000 वाट एनर्जी हो गई, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो क्या आ गई 36 लाख जूल्स। तो जूल्स को अब हम इसी को किस में करेंगे, 1 किलोवाट आवर में, तो क्या आ गया 3.6 × 106 जूल, राइट। The energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. कभी अपना बिल उठा के देखना, बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम दिखाते हैं वो किलोवाट आवर में दिखाते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। मतलब कितनी एनर्जी यूज़ हुई है उसको किस में दिखाते हैं, यूनिट में दिखाते हैं, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और उसको फिर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर गाइज। ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है, देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन इस चैप्टर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्क की डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी चैप्टर सारा बेसिक है, ठीक है। सो फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।